गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। फाइनली वी आर लाइव एंड क्लास सही चल रही है और उम्मीद है कि आज क्लास सही चलेगी। और न सिर्फ आज की उम्मीद है बल्कि मैं ये उम्मीद है कि अब से क्लास डेली सही चलेगी यार। इस क्लास में पिछले 10 दिन से ऐसा हाल हो रखा है कि कभी कुछ इश्यू, कभी कोई इश्यू, कभी कोई इश्यू। और फाइनली इसकी टाइमिंग ही मैंने चेंज कर दी है। अब से क्लास 12 बजे होगी। 12 बजे क्लास लेने का बेनिफिट ये होगा कि 12 बजे क्लास मैं अपने घर से ले पाऊँगा। और अगर मैं घर से क्लास ले पाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास डेली होगी, कोई उसमें ना छुट्टी होगी और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। ऐसी उम्मीद ऐसी है। मतलब मैं मॉर्निंग में कॉम्प्रिहेंशन की क्लास भी घर से लेता हूँ, मेंस की क्लास भी घर से लेता हूँ, यूट्यूब की क्लास भी घर से लेता हूँ और वो सारी क्लासेस इतनी स्मूथ चलती हैं, आज तक एक भी क्लास में दिक्कत नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि घर पे मैं हूँ और किसी और क्लास में प्रॉब्लम हुई हो। सिर्फ यही एक क्लास ऐसी है जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो? जी? देखता हूँ, भेजता हूँ। अभी तो मैं क्लास में हूँ। बहुत मतलब 1 सेकंड रुक जाइए। वॉइस थोड़ा कम लग रही है कुछ बच्चों को। अब सही लग रही है वॉइस? ठीक है? लेकिन अब से भाई क्लास कैंसल नहीं होगी। ठीक है? आज हम वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे और मंडे से हम वॉइस और नरेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम वॉइस पढ़ेंगे फिर नरेशन। एक बार बता देता हूँ आपको आगे का रोड मैप, क्लासेस आपकी किस तरीके से चलेंगी भाई। अब से आपकी 2 क्लासेस होंगी, अगर नहीं अभी 2 नहीं होंगी। आपकी जो क्लास है वो होगी 12 बजे 12 PM पे। अभी इसमें वर्ब चल रहा है। ठीक है? वर्ब के बाद में इसमें हम वॉइस कराएंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम इसमें नरेशन कराएंगे। ठीक है? वॉइस नरेशन, क्योंकि आजकल मेंस में ज़्यादा मेंस रह ही नहीं गया बड़ा, मेंस में कम ही क्वेश्चन इसके आएंगे। तो इसका मतलब है इसको हम बहुत डिटेल में या बहुत डेप्थ में नहीं, इसकी 3-3 4-4 क्लास में इसको खत्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे और आसान चैप्टर होते हैं ये दोनों ही। इसके बाद में हम यहाँ पे कराएंगे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आरसी। इसके बाद में यहाँ पे हम आपको कराएंगे PQRS। ठीक है? यानी कि पैराजम्बल। और उसके बाद में हम आपको कराएंगे क्लोज टेस्ट। ठीक है? इस तरीके से ये शेड्यूल चलेगा। अब जो ग्रामर के चैप्टर रहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ही समय में हम आपको 2 PM वाला स्लॉट दोबारा से मिल जाएगा और 2 PM पे आपकी जो ग्रामर के बाकी चैप्टर्स हैं उनकी क्लास चलेगी। ठीक है? तो ग्रामर के बाकी चैप्टर्स कब चलेंगे? 2 PM पे। ठीक है? सो ग्रामर के रिमेनिंग चैप्टर्स 2 PM और बाकी का ये वाला पार्ट जो है वो 12 बजे की क्लास में आपका कराया जाएगा। ठीक है? तो ग्रामर के रिमेनिंग चैप्टर्स यहाँ पे और आपका बाकी का ये पार्ट 12 बजे वाले स्लॉट में। तो देयर विल बी 2 स्लॉट्स। ठीक है? 2 PM और 12 PM। ठीक है? जो वर्ब का एक कॉन्सेप्ट बाकी था उसको क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेंगे, उसकी ज़्यादा टेंशन ना लें यार। वो क्लास इतनी बार पोस्टपोन हो गई कि बस लगा के छोड़ अब। और बड़े ताज्जुब की बात है कि मैं सबसे ज़्यादा रेगुलर रहता हूँ जनरली, लेकिन इस बैच में मतलब ये वाला बैच में कुछ ऐसा हुआ है कि कई बार जैसे मेरी एक्चुअल में छुट्टी सिर्फ सैटरडे, संडे और मंडे, ये मेरी खुद से और ट्यूसडे भी था, ये 4 दिन मेरी छुट्टी थी, बस मैं जो घर पे गया था एक्चुअली में। इन 4 दिन को हटा दें तो उसके अलावा मेरी कोई छुट्टी नहीं, जिसमें से सैटरडे संडे तो नॉर्मली भी ऑफ रहते हैं, तो मैंने ये 2 ऑफ लिए थे। उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं थी। मैं हर दिन क्लास के लिए आया हूँ, लेकिन किसी न किसी रीज़न से किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी दिन इंटरनेट नहीं है, किसी दिन कुछ नहीं है, किसी दिन कुछ नहीं है। हर दिन आपकी क्लास कैंसल हो गई। ठीक है? मुझे खुद भी बहुत बुरा लगा कि आपकी क्लास इतनी ज़्यादा कैंसल हो गई, बहुत बुरा लगा। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि जो मेंस का बैच आया है ना,
मैं उसमें अब तक 31 क्लासेस नहीं 32 क्लासेस में ऑलरेडी उसमें दे चुका हूँ। 32 क्लासेस मेंस के बैच में दे चुका हूँ, क्योंकि मेंस के बैच में मतलब उस टाइम पे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि क्लास में कोई कमी आ गई हो, पता नहीं यहीं पे क्यों होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो रहा था। इसीलिए अब इस स्लॉट को हमने 12 बजे कर दिया है और अब से 12 बजे क्लास होगी, घर से ही क्लास लूँगा। मेरा स्टूडियो दरअसल कुछ प्रॉपर है, दूसरा मेरे घर पे जनरेटर, इन्वर्टर इन सब की सुविधाएं भी हैं, तो मैं इनको भी ले लेता हूँ। स्टूडियो में जनरेटर नहीं है, इन्वर्टर से पूरा सिस्टम चलता नहीं है। जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे जनरेटर वगैरह की सारी सुविधा है, ठीक है। यहाँ से अब क्लास होगी तो अब से क्लासेस आपकी कैंसिल नहीं होंगी। कल भी यहीं से मैं लेना चाह रहा था, लेकिन कल जो हमारा सर्वर है उसमें कुछ दिक्कत थी, तो 12 बजे क्लास होगी और उम्मीद करता हूँ अब नहीं होगी। और जो अब तक इतनी सारी इरेगुलरिटी आपको दिखी है उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हैं, वर्ब के क्वेश्चंस हैं। आधे बच्चे तो वर्ब भूल भी चुके होंगे, ठीक है। चलो भाई, दो आई वेंट थ्रू द बुक आई डिड नॉट फाउंड एनी एरर इन इट। पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो इसमें कंप्लीट वर्ब के क्वेश्चंस हैं, वर्ब में जो जो पढ़ाया है वो सब कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। देखेंगे एक बार। देखो डू, डज, डिड, इनके बाद में आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आपकी ये जो वर्ब होती है ना, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके लिख रहा हूँ। देखो एक वर्ब होती है आपकी क्या भाई, फाइंड। इस पे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, ठीक है। ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो V2 और V3 जो होती है उसको हम कहते हैं फाउंड। क्या कहते हैं, फाउंड। ये V2 और V3 है। इसके अलावा एक आपकी वर्ब होती है क्या, फाउंड, जिसका मीनिंग होता है स्थापना करना, स्थापना करना किसी चीज की, ठीक है। और इसकी जो V2 और V3 होती है वो होती है फाउंडेड। क्या होती है भाई, फाउंडेड। ये V2 भी होती है और V3 भी। अच्छा सबसे पहले ये आ जाते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं इसको कहता हूं कि ये V2 है तो इसका मतलब है डिड के बाद में V2 आ नहीं सकता, तो इसीलिए गलत है। आपने कहा कि सर फाउंड तो V1 भी होती है स्थापना करने के सेंस में, लेकिन एक बात बताओ, क्या किताब में एरर्स की स्थापना करोगे या खोजोगे? एरर्स को फाइंड किया जाता है या उनकी स्थापना की जाती है? तो आप कहोगे सर एरर को खोजा जाता है। अगर खोजा जाता है खोजने के सेंस में, क्योंकि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसीलिए फाइंड आपको लिखना पड़ेगा, फाउंड लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रैंकर्स, एक एग्जांपल लिख देता हूं अगली स्लाइड में। एक बार एरर बताना इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपके सामने है, रैंकर्स गुरुकुल was found on first on first Feb 2018। एरर बताना भाई इस क्वेश्चन में एक बार। रैंकर्स गुरुकुल वाज फाउंड। अब आप कहोगे सर कि इसमें अगर देखो आपने फाउंड लगा रखा है, फाउंड लगा रखा है, देखो वॉज, वर या इज, एम, आर, इनके बाद में वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको स्ट्रक्चर बताए थे मैंने। अगर ये मैं कहूं कि सर ये थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब है ये वाली हो रही होगी भाई, फर्स्ट फॉर्म तो इनके बाद आ नहीं सकती। बी की वर्ब के बाद में, फॉर्म के बाद में फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब है ये थर्ड फॉर्म है। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फाउंड जब होती है इसका मतलब खोजना होता है। रैंकर्स गुरुकुल की स्थापना की गई या रैंकर्स गुरुकुल को खोजा गया, तो आप सबका आंसर होगा कि सर किसी भी चीज की स्थापना की जाती है, अगर स्थापना की गई है तो फाउंडेड लिखना पड़ेगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दे थॉट दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कन्विंस हिम
it will not be possible to convince him। देखो थॉट लगा रखा है, यानी कि पास्ट की बात है। अगर पास्ट की बात है तो आपको पता है कि विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, विल नहीं। तो विल को यूज करते हैं हम फ्यूचर के लिए, और वुड को हम तब यूज करते हैं जब हम बात पास्ट की कर रहे हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई। वी कैन नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस कार एज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। हम ये हम ये कार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कार बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट बी एबल। जैसे ही आप देखोगे कैन नॉट और बी एबल, तो आप कहोगे कि बी एबल और कैन नॉट दोनों एक साथ, मतलब कैन और बी एबल टू एक साथ नहीं आ सकते हैं। इसीलिए इसमें से आप बी एबल टू को हटा दोगे तो आप लिखोगे वी कैन नॉट अफोर्ड दिस कार। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस कार। कैन का और बी एबल टू का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग फॉर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। बताएंगे भाई। जल्दी से आंसर करेंगे चौथे क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। देखो भाई, चौथे क्वेश्चन को आप देखोगे, अब आपको एक वर्ब दिखा, यहाँ पे देखोगे द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग। अब देखो ये हंग दे रखा है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको क्लास में नहीं बताए गए हैं, वो चीजें क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर की जाती हैं भाई। ये चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू कवर की जाती हैं। आपकी एक वर्ब होती है क्या भाई, हैंग। हैंग, ठीक है। जिस वर्ब के दो मीनिंग आपको मुख्यतः दिखेंगे। एक क्या होता है, लटकाना या लटकना, कोई भी चीज जो कि लटकाई हुई है या लटकी हुई है। और दूसरा होता है क्या, इसका मीनिंग फांसी चढ़ा देना। जब हम किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं उसके लिए भी इसको हम यूज करते हैं। तो दो इसके मीनिंग होते हैं। अच्छा ध्यान देना, ये वाला जब सेंस आता है तो इस सेंस में इसकी V2 और V3 जो होती है वो हंग होती है। क्या होती है, हंग। लेकिन जब फांसी चढ़ा देने का सेंस आता है ऐसे केस में इसकी V2 और V3 जो होती है वो हैंग्ड होती है। क्या होती है भाई, हैंग्ड होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी दो V2 होती हैं या दो V3 होती हैं। अब एक बात बताइएगा, जब हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, सो द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी क्या, टेररिस्ट को लटकाया जाएगा या फांसी दी जाएगी? टेररिस्ट को लटकाया जाएगा या फिर फांसी दी जाएगी? तो आप सबका आंसर होगा कि सर टेररिस्ट को तो फांसी दी जाएगी, लटकाएंगे क्यों उसको, कपड़ा थोड़ी ना जो टांग देंगे उसको कहीं पे, उसको फांसी चढ़ाया जाएगा। अगर फांसी चढ़ाने की बात है तो हंग का नहीं, हैंग्ड का प्रयोग किया जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई ये वाले जो क्वेश्चंस है ना जिनमें वर्ब के मीनिंग का डिफरेंस है, ये क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर होते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका। इफ सी हैड टेकन प्रॉपर केयर दीज फ्लावर्स वुड नॉट हैव ड्राई अप, वुड नॉट हैव ड्राई अप। जल्दी से करेंगे पांचवें क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। If she had taken proper care, these flowers would not have dry up. देखो, अब आप देखोगे हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ड्राई नहीं आएगा, ड्राइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ड्राइड आ जाएगा। जस्ट एक मिनट का टाइम देंगे। हेलो, हाँ नमस्ते भैया।
आ जाओ भाई, तो ड्राइड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। When I am not too busy, I use to read story books. When I am not too busy, जब मैं ज़्यादा बिजी नहीं होता हूं तो ऐसे केस में मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है, या मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ने की आदत है। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, बताइएगा। When I am not too busy, I use to study या to read story books। देखिए आज भी प्रैक्टिस करेंगे वर्ब की और कल भी प्रैक्टिस करेंगे वर्ब की, ठीक है। और कल सैटरडे है ना, सैटरडे को क्लास लेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो संडे को भी आपकी क्लास लेंगे। काफ़ी छुट्टियां हुई हैं, अगर संडे को थोड़ा सा भी टाइम निकाल पाया तो भी क्लास लेंगे। देखो भाई, अब आप पाओगे मैंने आपको समझाया था कि यूज टू कुछ नहीं होता है। क्या होता है, हमारा होता है यूज्ड टू। क्या आता है, यूज्ड टू। अब जैसे ही आप कहोगे कि सर यूज्ड टू, तो आपको एक चीज और बताई गई थी कि बेटा यूज्ड टू जो होता है ना, वो पास्ट की हैबिट बताता है। किसकी हैबिट बताता है, पास्ट की हैबिट बताता है। अगर आप ये बात देखोगे तो ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए हम यूज्ड टू भी नहीं लगा सकते। तो ये जो दिया गया था ये तो गलत है ही। अब इसकी जगह पे यूज्ड टू भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको ये बात बड़े अच्छे से समझाई गई थी कि यूज्ड टू ऐसी आदतों को बताता है जो पास्ट की रही हो लेकिन प्रेजेंट में ना हो। ऐसी हैबिट्स, ऐसी आदतें जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं हो। और यहां पे लिख रखा है व्हेन आई एम नॉट टू बिजी, जब मैं ज्यादा बिजी नहीं होता हूं, ठीक है। सो यानी कि ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, और प्रेजेंट के लिए आप यूज्ड टू नहीं लगा सकते। अब क्या लगाओगे, अब आपको बताया था कि प्रेजेंट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आई एम यूज्ड टू। लेकिन जैसे ही आप आई एम यूज्ड टू लिखते हैं तो आपको पता है इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। अगर आप ये लिख दोगे तो रीड की जगह पे आपको रीडिंग लिखना पड़ेगा। रीड की जगह पे आपको रीड की जगह पे रीडिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। ये भी आपको अच्छे से समझाया गया था अगर आपको याद हो। सो एम यूज्ड टू रीडिंग होना चाहिए, आई एम यूज्ड टू रीडिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रीड है, और अगर इसको ही चेंज करना पड़ा तो दो पार्ट में हम चेंज कर नहीं सकते। बात समझ आ रही है, इसका मतलब है कि ये वाला भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यूज्ड टू क्यों नहीं हो पाया भाई, यूज्ड टू हो नहीं पाया क्योंकि पास्ट को दिखा रहा था, और एम यूज्ड टू नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर रीडिंग नहीं दिया गया है। अब फिर क्या लगाएं, ठीक है। इसका मतलब है एक तो हम ये कर सकते हैं कि सिंपल इसको हटा ही दिए, क्योंकि आपने टेंस पढ़ रखे हैं और टेंस में आपको बताया था कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हैबिट दिखाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट दिखाता है, तो मैं कह सकता हूं व्हेन आई एम नॉट टू बिजी आई रीड स्टोरी बुक्स। मैं स्टोरी बुक्स पढ़ता हूं। तो सिर्फ अगर इसको हम हटा देते हैं तो भी काम चल जाएगा, या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं आई प्रेफर रीडिंग, प्रेफर भी नहीं आएगा, ठीक है। या आई वॉन्ट टू रीड लिख दे, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया क्या है, आपने टेंस पढ़ रखा है और टेंस में आपको बहुत अच्छे से समझाई गई थी ये बात कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो आपकी क्या बताता है, हैबिट्स को बताता है, ठीक है। हैबिट्स को बताता है, तो अगर ये हैबिट को बता सकता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस रहने दीजिए और रीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि इस यूज टू को हटा देना है। गॉट माई पॉइंट। देखो अच्छा क्वेश्चन था। कई तरीके से बच्चे क्या रट्टा मार के बैठे रहते हैं कि जहां भी यूज टू दिखेगा उसकी जगह पे ये लगा दो, समझ रहे हो। तो ऐसा ना हो, मान लीजिए ये तो चलो एरर का क्वेश्चन था, आपने बी मार्क किया, बी आपका सही हो जाता, लेकिन यही अगर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता तो आपसे गड़बड़ हो जाती। मान लीजिए यही इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता, इस पार्ट को इंप्रूवमेंट के लिए दे रखा होता, पहला ही ऑप्शन यूज टू दे देते, दूसरा ऑप्शन ये वाला दे देते जिसमें पीछे रीड नहीं रहता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है
वो मान लीजिए कुछ और दे देते, चौथा कुछ और दे देते। तो ऐसे केस में आप लोगों को बहुत ध्यान से चलना होता है। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस गलत इसीलिए हो जाते हैं बच्चों से। ठीक है भाई, तो आई रीड स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट चले। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, वी कैन गेट लेट इफ वी डू नॉट हायर अ टैक्सी। वी कैन गेट लेट if we do not hire a taxi. We can get late if we don't hire a taxi. अगर हम एक टैक्सी हायर नहीं करते हैं तो हम लेट हो सकते हैं। बताएंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन है अगेन। देखो भाई, एक बात बताना, आपको दो चीजों के डिफरेंस बताए गए थे, एक था कैन का और एक था मे का। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने टैक्सी हायर नहीं की तो लेट हमारा हमारा कैपेसिटी होगा या फिर एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम लेट हो सकते हैं। सपोज हमने टैक्सी हायर नहीं की, तो टैक्सी हायर अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि हम लेट हो जाएंगे या फिर हमारी कैपेसिटी होगी लेट होने की। आप कहोगे ऐसे केस में ये कैपेसिटी की नहीं पॉसिबिलिटी की बात करता है, तो वी मे गेट लेट। कैन जो है एबिलिटी को दिखाता है और मे जो है पॉसिबिलिटी को दिखाता है। कैन जो है एबिलिटी को, लेट होना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एबिलिटी नहीं हो सकती। लेट होना एक पॉसिबिलिटी होती है, सॉरी, लेट होना एक पॉसिबिलिटी होती है, एबिलिटी नहीं होती है। तो आपको एक्शन को देखना है, तब समझ आएगा कि किस तरीके का एक्शन है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी चलेगी या फिर यहाँ पे एबिलिटी की बात की जाएगी। गॉट माई पॉइंट? So we may get late. Third question. He proved that three angles of a triangle were equal to two right angles. He proved that. उसने ये प्रूव किया। अच्छा, ये टेंस का मिक्स क्वेश्चन आ गया कायदे से। थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वर इक्वल नहीं होगा, ये आर इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये एक फैक्ट है। टेंस का क्वेश्चन है, वैसे आपको ये भी कर देना चाहिए था। प्रीति सागर कह रही हैं कि सर मैं काफ़ी दिन से कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी तो मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही थी, मतलब नहीं ले सकती थी। तो मैं भगवान से बोलती थी कि आज क्लास कैंसिल हो जाए कैसे भी करके, और इसीलिए ये क्लास कैंसिल हो जाता था। देख रहे हो दुआओं में कितना असर है लड़की के। अरे प्रीति, घनचक्कर लड़की कुछ और अच्छा मांग लेती अगर दुआओं में इतना ही असर है तो। है, अगर दुआएं इतना असर कर पा रही थी कि क्लास रोज कैंसिल हो जा रही थी, तो कुछ और दुआ मांग लेती पागल लड़की। भगवान से यही दुआ मांगने को मिली कि इस मास्टर की क्लास कैंसिल हो जाए और फिर बच्चे सारे मिलके इस मास्टर को गाली दें। हैं, कितने कितने घनचक्कर लड़के मतलब बच्चे हैं। मतलब इसलिए दुआ करो, आप क्लास नहीं ले पा रहे हो तो भगवान से दुआ करो कि आज कैंसिल हो जाए। यार क्या करते हैं यार। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रूव्ड और प्रूवन में क्या फर्क है। ये मैंने आपको समझाया था। प्रूव्ड जो है वर्ब का काम करता है और प्रूवन जो है एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, प्रूव्ड वर्ब का काम करता है और प्रूवन एडजेक्टिव का। ठीक है। आ जाएंगे भाई आगे। ठीक है, तो ये थोड़ा वर्ब का क्वेश्चन था भाई, सॉरी टेंस का क्वेश्चन आ गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे। देयर वॉज नॉट ओनली मीट इन द स्टोर बट ऑल्सो एग्स। There was not only meat in the store but also eggs.
चलो पहले क्वेश्चन को स्किप मारेंगे, दूसरे को करेंगे भाई। गलती से कुछ क्वेश्चंस डल गए हैं, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन को करेंगे। दिस मेडिसिन हैज एंड विल ऑलवेज बी इफेक्टिव, एवरीवन हैज हैव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे, पहले वाले को स्किप करेंगे भाई। लेट मी जस्ट इरेज दैट क्वेश्चन, पता नहीं कैसे आ गया। अब बताओ भाई, बहुत ठंड लग रही है। दूसरे वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे भाई। देखो, दिस मेडिसिन हैज एंड विल ऑलवेज बी इफेक्टिव। देखो, एक कॉन्सेप्ट आपका आता है, हालांकि इसको मैं कंजंक्शन में आपका डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है। कंजंक्शन का ये हालांकि कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर रूप से देखोगे तो। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे जब दो वर्ब को हमने किससे जोड़ रखा हो, एंड से। जब दो वर्ब को एंड से जोड़ रखा हो, उनके आगे आने वाला जो शब्द होगा ना, वो हमें ये देखना है दोनों के आगे आ सकता है कि नहीं। देखो, यहाँ पे विल को जोड़ा गया है और यहाँ पे हैज को जोड़ा गया है। अब देखो, विल के बाद में जो बी आ रखा है वो एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। लेकिन क्या हैज के बाद में आप बी लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। ध्यान देंगे, जब विल के बाद में आ रखा है जो बी, ये तो करेक्ट है, लेकिन हैज के बाद में क्या बी लगा पाओगे? नहीं। आपको ये पता ही है कि हैज हो, हैव हो या हैड हो, इन तीनों के साथ में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, हैज, हैव, हैड तीनों के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, तो अगर हैज के बाद में हम बी माने तो क्या ये आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या हैज के बाद में इफेक्टिव आ सकता है? जी नहीं। इसीलिए आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी हैज के बाद में, वो क्या होगा? बीन। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, हालांकि कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। दिस मेडिसिन हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी इफेक्टिव, इस तरीके से हमें इसको लिखना चाहिए, ठीक है। दिस मेडिसिन हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी। तो देखो कैसे होगा, विल के हिसाब से बी ठीक है, क्योंकि सेल हुआ, विल हुआ, कैन हुआ, मे हुआ, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और बी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन इस हैज के हिसाब से ये बी गलत है, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीन, ठीक है, हैज बीन। जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, यहाँ पे पहला सेंटेंस ऐसे लिख देता हूं, दिस, इसी सेंटेंस को मेडिसिन कैन एंड, या फिर मैंने लिखा यू कैन एंड मस्ट डू दिस वर्क। सेंटेंस जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करना भाई। अब आप देखोगे कि देखो, मस्ट के बाद में डू आ रखा है, क्या ये डू कैन के बाद में काम कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, कैन के बाद में भी डू चल जाएगा और मस्ट के बाद में भी डू चल जाएगा, तो ऐसे चल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, हैज के बाद में बी आ रखा है और विल के बाद में बी आ रखा है। विल के हिसाब से तो बी करेक्ट है, लेकिन हैज के हिसाब से बी गलत है, इसीलिए हैज के बाद में एक बीन लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। हैज के बाद में बीन लगाना जरूरी हो जाएगा। चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एवरीवन हैज। अब आप देखोगे, हैज, हैव, हैड, इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हैव नहीं होगा, हैड लिखना पड़ेगा। तो एवरीवन हैज हैड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सबको उनका प्रॉफिट का शेयर मिल चुका है, ठीक है। सबको उनका प्रॉफिट का शेयर मिल चुका है। बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला आपका क्वेश्चन है द फायर हैज स्प्रेड, द फायर हैज स्प्रेडेड इन द होल जंगल, द फायर हैज स्प्रेडेड इन द होल जंगल। तुम्हारे यहाँ निकली होगी भाई धूप, मेरे यहाँ ठंड पड़ रही है, हाथ ना बर्फ में जमने वाले हैं और बाहर से मेरे लिए अभी अभी चाय बन के आई है। तो वैसे लगातार क्लास लिए जा रहा हूँ, इसीलिए चाय नाश्ता मेरे लिए आया है। आप क्वेश्चंस करेंगे और मैं नाश्ता करूँगा। देखो भाई पहले क्वेश्चन को देखेंगे। एक आपकी वर्ब होती है स्प्रेड, यही V1 है, यही V2 है और यही V3 है, यानी कि इसकी कोई भी तीसरी फॉर्म अलग नहीं होती है, ये तीनों फॉर्म में सेम रहती है। अगर तीनों फॉर्म में सेम रहती है तो हैज के बाद में स्प्रेडेड लगाओगे या स्प्रेड लगाओगे, तो आप कहोगे कि सिर्फ स्प्रेड लगाओ, उससे काम चल जाएगा, क्योंकि तीनों ही फॉर्म में सेम रहती है भाई। नेक्स्ट, द लिटिल बॉय वॉज शेकिंग विथ कोल्ड एज ही वॉज लाइंग अंडर अ ट्री। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखेंगे एक बार। देखो ये वर्ब लगा रखी है द लिटिल बॉय। जब हम भाई ठंड से कांपते हैं ना, जब हम ठंड से कांपते हैं तो ठंड से कांपने के लिए सेक करना नहीं लिखते। दो वर्ब होती हैं आपकी, एक होती है शिवर SHIVER और एक वर्ब होती है आपकी सेक। सेक करने का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना, किसी चीज को हिलाना। अब हम क्या कह रहे हैं, क्या छोटे बच्चे को कोई ठंड से हिला रहा था? नहीं, ठंड से नहीं हिला रहा था। एक होती है शिवर करना जिसका मतलब होता है कांपना। हम छोटे बच्चे के लिए क्या लिखेंगे, छोटा बच्चा ठंड से कांप रहा था, अगर कांप रहा था तो शिवर आएगा, सेक नहीं। सेक का मतलब क्या होता है भाई, हिलाना किसी भी चीज को। ठीक है, जैसे हम शेक बनाते हैं ना मिक्स करके, तो इसका मतलब है कि हिलाना गलत है और हमें शिवरिंग लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, शिवरिंग। तो द लिटिल बॉय वॉज शिवरिंग, जैसे मैं अभी कांप रहा हूं ठंड से, ये क्या है, शिवर करना होता है, ये कांपना शिवर करना होता है। ठीक है, और शेक करने का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना। जैसे कि मान लीजिए मैंने मार्कर नहीं है, ये मान लेता हूं मैं एक से वो है, मान लेता हूँ दूध है उसमें चीनी डाल रखी है, अब मैं इसको सेक कर दिया, हिला दिया, यानी कि मिक्स कर दिया, है ना। तो इन दोनों वर्ब में अंतर है, डिफरेंस को समझेंगे। द बोट ट्रेवल्ड स्मूथली अक्रॉस द रिवर, द बोट ट्रेवल्ड स्मूथली अक्रॉस द रिवर। बताएंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे भाई, देखो द बोट ट्रेवल्ड, देखो बोट यानी कि नाव। देखो जब कोई चीज ट्रेवल करती है तो वो रोड पे ट्रेवल करती है, और जब कोई चीज पानी में चलती है तो वो सेल करती है। तो जो बोट होती है ना भाई,
वो ट्रेवल नहीं करती है, सेल करती है। तो दो वर्ब होती हैं आपकी, एक होती है सेल और एक होती है ट्रेवल। ट्रेवल करने का मतलब होता है कहीं पर ट्रेवल करके जाना। ऑन रोड के लिए हम ट्रेवल लगाते हैं, और मतलब जब लैंड पे कोई चीज चल रही होती है, जमीन पे, तो ट्रेवल करती है, और जब कोई चीज पानी में जाती है तो सेल करती है। तो आप कहोगे कि सेल्ड हो जाएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत है, सो सेल्ड। तो हम लिखेंगे द बोट सेल्ड स्मूथली अक्रॉस द रिवर। द बोट सेल्ड स्मूथली अक्रॉस द रिवर। ये क्वेश्चंस काफी सारे बच्चों को मेरे बताने के बाद आएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें मैंने भाई क्लास में नहीं पढ़ाई हैं, ये प्रैक्टिस के दौरान ही पढ़ाई जाती हैं। ये प्रैक्टिस के दौरान ही पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये वाली चीजें जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब प्रैक्टिस के दौरान ही पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इनका कोई अलग से एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए। इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको समझा सकते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हो। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप प्रैक्टिस के थ्रू ही सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है ये क्वेश्चंस होते हैं सीधे सीधे। अब वर्ब में अंतर है भाई, इस वर्ब में ये अंतर है, इस वर्ब में वो अंतर है। आइए भाई, ध्यान देंगे, जितनी भी ये वर्ब होती है ना, कास्ट जिनमें पीछे आता है, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, इन सब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होती है। तो ध्यान देंगे, ब्रॉडकास्ट हो गया या टेलीकास्ट हो गया, इनकी तीनों फॉर्म यानी कि V1, V2 और V3 सेम रहती है। डिमाइज का मतलब होता है डेथ। इसका मतलब होता है डेथ। नेक्स्ट, दी गनर आस्क्ड ऑल ऑफ देम टू ले डाउन ऑन दी फ्लोर। अब एक बात बताइएगा, इस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब जानते हैं कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ले और लाई की, लाई होती है आपकी इंट्रांजिटिव और ले होती है आपकी ट्रांजिटिव। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को लेटाना या रख देना, और इसका मतलब होता है लेटना। आगे देखोगे डाउन लगा रखा है, यानी कि एक प्रेपोजिशन आ रखी है। अगर प्रेपोजिशन आई है तो कौन सी वाली वर्ब चाहिए? इंट्रांजिटिव वाली। अगर इंट्रांजिटिव वाली चाहिए तो लाई नहीं, मतलब ले नहीं आएगा, लाई आएगा भाई। क्या आएगा? लाई। गनर का मतलब होता है जिसके हाथ में गन होती है। गनर का मतलब जिसके पास में गन हो। ठीक है, नेक्स्ट, ही नीड नॉट एनी बुक टू टीच साइंस। नेक्स्ट देखेंगे भाई, देखो नॉट आ रखा है, नॉट की पोजीशन आपको बताई थी कि वो मेन वर्ब से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मान लूं तो भाई साहब मेन वर्ब तो है ही नहीं। इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती, क्योंकि कोई दूसरी अगर मेन वर्ब नहीं है तो इसको हमें मेन वर्ब बनाना पड़ेगा। अगर ये मेन वर्ब है तो नॉट इसके पीछे नहीं, आगे आएगा। और नॉट अकेला तो आता नहीं है, ऐसे केस में ही के हिसाब से हमें डज भी लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ही डज नॉट नीड एनी बुक। ही डज नॉट नीड एनी बुक। देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ब्रॉडकास्ट और ऐसे सबके, उसके अलावा ऐसी जो वर्ब होती हैं जो कि तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं, उनकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी कि ये ऐसी वर्ब हैं जो तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं। अच्छा, उसके अलावा कंफ्यूजिंग वर्ब्स की भी एक पीडीएफ दे दी जाएगी। यहाँ पे सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं कैसे करने हैं, पीडीएफ के फॉर्म में आपको सारा का सारा कंटेंट दे दिया जाएगा। ठीक है।
सेंटेंस नंबर 2 दोबारा से देख लीजिए जिन बच्चों को समझ नहीं आया। इस टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली बात। फर्स्ट फॉर्म में एक लाई होता है, एक ले होता है, दूसरी बात। ले का मतलब होता है किसी को रखना, लेटाना। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। डाउन अपने आप में क्या कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं, ये तो प्रेपोजिशन है, या एडवर्ब कह सकते हैं हम इसको। ये एडवर्ब है हमारा। अगर ये एडवर्ब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें आप कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंट्रांजिटिव। अगर इंट्रांजिटिव लगानी है तो LIE आएगा। फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, अ कंप्यूटर डज नॉट हैज। आपको पता होना चाहिए डू, डज, डिड के बाद में सिंगुलर फॉर्म नहीं आती है, बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म हैव होती है। क्या होती है? हैव होती है। ठीक है। नो मैन डेयर टू चैलेंज हिम फॉर अ ड्यूअल। नो मैन डेयर टू चैलेंज हिम फॉर अ ड्यूअल। नो मैन सब्जेक्ट है, डेयर मेन वर्ब है, उसके बाद में टू चैलेंज आ गया, हिम आ गया, फॉर अ ड्यूअल यानी कि फाइट। नो एरर। बताएंगे भाई? ओके। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड भाई। मैं खुद भी चाय पीने में रह गया। नो मैन सिंगुलर होता है तो डेयर नहीं आएगा, डेयर्स आएगा। नो मैन सिंगुलर होता है तो डेयर्स आएगा, डेयर्स आएगा, डेयर्स। चाय में ध्यान चला गया मेरा। चाय में क्या है, ये बीच में एक तो मैसेज डिस्टर्ब करते हैं, ये टेलीग्राम मुझे बंद करना नहीं आता है यहाँ पे। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ना अगली स्लाइड में, ये सब क्वेश्चन भी उसी चीज पे बेस्ड है जो हमने अब तक पढ़ी है। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज दिस मशीन डिस्कवर्ड बाय। अब देखो दो आपकी वर्ब होती है, एक होती है डिस्कवर और एक होती है इन्वेंट। एक डिस्कवर और एक इन्वेंट। इन्वेंट करने का मतलब होता है कोई नई चीज बनाना। डिस्कवर करने का मतलब होता है जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है उसी चीज को खोज लेना। यानी कि एक बात बताइए, अगर कोई मशीन वगैरह है, क्या मशीन पहले से थी या बनाई गई हैं? आप कहोगे कि मशीन बनाई गई हैं। ठीक है। आप कहोगे कि मशीन जो है वो बनाई गई हैं। अगर बनाई गई है तो मशीन को इन्वेंट किया जाता है, डिस्कवर नहीं किया जाता है। तो हम लिखेंगे इन्वेंटेड। तो हु वॉज दिस मशीन इन्वेंटेड बाय, कौन ऐसा पर्सन था जिसके द्वारा इस मशीन को इन्वेंट किया गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द मैन स्वम। आपको पता है एक वर्ब आपकी होती है स्विम, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। V2 जो इसकी होती है वो होती है स्वयं, SWAM। ठीक है। और जो V3 इसकी होती है वो होती है SWUM। अब एक बात बताइएगा, क्या सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में V3 आ सकती है या V2 आती है? तो आप कहोगे सर टेंस को दिखाने के लिए V2 आती है, इसीलिए स्वयं आएगा SWAM। क्या आ जाएगा? स्वयं, SWAM। ठीक है। नेक्स्ट, रोहित परफॉर्म्ड वेल एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल। इस क्वेश्चन को मार्क करके रखेंगे, ये कायदे से पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा रोहित परफॉर्म्ड वेल एंड वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरीके के सीजीएल प्री 2022 के पेपर में आए थे, तो इसको मैं कराऊंगा जरूर, लेकिन इसको कराएंगे हम वॉइस के टाइम पे। ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, देखो परफॉर्म किसने किया? रोहित ने, तो एक्टिव सेंटेंस चाहिए। एप्रिसिएट रोहित ने किया होगा या किसी और ने? एप्रिसिएट रोहित ने किया होगा या किसी और ने? जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा, मान लीजिए क्रिकेटर हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इसीलिए उनको एप्रिसिएट किया गया, या उन्होंने पहले तो अच्छा परफॉर्म किया फिर एप्रिसिएट किया? आप कहोगे कि सर बंदा परफॉर्म करता है और इसलिए दूसरे लोग उसको एप्रिसिएट करते हैं।
बात समझ आ रही है? परफॉर्म करना एक एक्टिव एक्शन है क्योंकि सब्जेक्ट ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब बात करते हैं हम एप्रिसिएट करने की, तो रोहित किसी को एप्रिसिएट नहीं कर रहा है, रोहित को एप्रिसिएट किया जा रहा है। अगर रोहित को एप्रिसिएट किया जा रहा है तो इसको पैसिव बनाना पड़ेगा, और पैसिव बनाने के लिए एक ही स्ट्रक्चर हमारे पास है, बी की फॉर्म कोई भी जरूरत के हिसाब से प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पहले से लगा रखी है क्योंकि टेंस पास्ट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो पास्ट में सिंगुलर फॉर्म बी की कौन सी होती है? वॉज, इसीलिए वॉज आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार बी की फॉर्म समझा देता हूं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या दिखाता है? पैसिव मीनिंग को शो करता है भाई। किसको मीनिंग को शो करता है? पैसिव मीनिंग को दिखाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस को दिखाता है। दूसरा ये देखेंगे बी की फॉर्म कौन सी होती है भाई। देखो, अगर हम बात करें प्रेजेंट में, किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में बी की फॉर्म होती है इज, एम और आर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पास्ट में, तो पास्ट में बी की फॉर्म कौन सी होती है? वॉज और वर। वॉज किसके लिए आती है? सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, एम आई के लिए। ठीक है, फ्यूचर अगर हमें यूज करना हो, फ्यूचर, तो सेल या विल और उसके बाद में अकेला बी। अगर हमको लगाना हो क्या? आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म जो इसकी होती है वो क्या होती है? बीइंग। और अगर हमको लगाना हो बी की थर्ड फॉर्म V3, तो ऐसे केस में हम लिखते हैं क्या? बीन। तो ये बी की फॉर्म से, इनका ध्यान रखेंगे। अब हमको ये पता है कि हमें पैसिव सेंटेंस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत है? पैसिव सेंटेंस की जरूरत है। ठीक है भाई, पैसिव सेंटेंस की जरूरत है एप्रिसिएट के साथ। परफॉर्म के साथ में सही है क्योंकि रोहित ने खुद ही परफॉर्म किया, लेकिन रोहित ने एप्रिसिएट नहीं किया है, रोहित को एप्रिसिएट किया गया है। अगर रोहित को एप्रिसिएट किया गया है तो पैसिव चाहिए, पैसिव के लिए बी की फॉर्म चाहिए। अब बी की कौन सी फॉर्म लेनी है? यहां से टेंस पता चल रहा है पास्ट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, पास्ट में सिंगुलर बी कौन सा होता है? वॉज होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि वॉज एप्रिसिएटेड बाय ऑल। तो रोहित परफॉर्म्ड वेल एंड वॉज एप्रिसिएटेड बाय ऑल। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द मैन यूज्ड टू गो टू पार्क एंड प्रैक्टिस्ड योगा देयर टिल द सन सेट्स। Till the sun set. The man used to go to park and practiced yoga. अब आप देखोगे सेंटेंस को, उस आदमी की हैबिट बता रहे हैं, और उसकी हैबिट क्या थी? कि वो पार्क जाता था, योगा प्रैक्टिस करता था। अब आप कहोगे कि सर अगर यूज्ड टू के साथ गो आ रहा है तो यूज्ड टू के साथ प्रैक्टिस्ड नहीं, प्रैक्टिस आएगा। तो हम लिखेंगे द मैन यूज्ड टू गो टू पार्क एंड प्रैक्टिस योगा देयर टिल द सन सेट। जब तक सन छिपता था तब तक भाई साहब प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन खतरनाक ही है। आसान क्वेश्चन भी कराएंगे, कल की क्लास में आसान करा देंगे। एडवांस्ड वाली पीपीटी उठा ली आज हमने गलती से, पहले बेसिक वाली पढ़ानी थी, कोई नहीं, लेकिन एडवांस्ड करो, अच्छे क्वेश्चन है, फिर बेसिक वाले एकदम हलवा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर टीम हैज, एक्चुअली में बताऊं आपको, आप कहोगे कि मास्टर जी कैसी मजाक करते हैं। आज जहाँ पे जैसे हमारी टीम बैठती है ना, इंग्लिश की टीम, कंटेंट टीम, पूरी कंटेंट टीम जहाँ पे बैठती है वहाँ पे सुबह 9 बजे से लाइट नहीं है। ठीक है, 9 बजे से लाइट नहीं है, और वर्ब की जो बेसिक वाली पीपीटी है वो असाइनमेंट फॉर्म में तो है, यानी कि जो पीडीएफ हम देते हैं उस फॉर्म में तो है, लेकिन जिस फॉर्मेट में पढ़ाते हैं उस फॉर्मेट में है नहीं हमारे पास। तो उसको बनाना था, तो टीम का कोई भी मेंबर उसको 10 से 15 मिनट में बना सकता था, लेकिन वहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। एक बार को तो आई वॉज लाइक कि यार गलत ना हो जाए, मतलब क्लास आज भी कैंसिल ना हो जाए, बच्चे मेरे को उल्टा लटका देंगे, जान से मार देंगे अगर आज क्लास कैंसिल हुई, क्योंकि मतलब मैं किसी भी कॉस्ट पे क्लास कैंसिल नहीं करना चाहता। अब खुद समझिए, एक बंदा, जैसे मेरे टाइम की वैल्यू मुझे पता है कि भाई मेरे पास कम टाइम होता है और कम टाइम में मुझे पढ़ाना भी है, मुझे मेरे टाइम की वैल्यू भी पता है, मुझे आपके टाइम की भी वैल्यू पता है। ठीक है, अब ऐसे केस में मैं फ्री बैठा हूँ, मैं क्लास लेना चाह रहा हूँ और क्लास ना हो,
तो बुरा लगेगा कि नहीं? भाई मैं जब जग चुका, सारे काम कर चुका, फिर मैं क्लास क्यों नहीं लूँ? क्लास स्टार्ट कर चुका, मैं क्लास क्यों नहीं लूँ? क्लास का टाइम है, सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, क्लास क्यों नहीं लूँ? मेरे पास एक रीजन नहीं है कि क्लास ना लूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बीच में कभी टेक्निकल ग्लिच, कभी फलाना ग्लिच, कभी ढिकाना ग्लिच, ऐसे केस में भाई क्लास जब कैंसिल होती है ना, बहुत दुख होता है, ठीक है। लेकिन कर क्या सकते हैं, जब होती है तो होती है यार, मतलब हमारी मजबूरी बन जाती है। कभी भी नहीं चाहेंगे यार क्लास कैंसिल करना, बिल्कुल, मतलब 1% क्यों ही चाहूंगा मैं क्लास कैंसिल करना, बताइए ना आप। जितना आप पे प्रेशर है उससे ज्यादा मेरे पे प्रेशर है। आपको एक कैरियर दिख रहा है आपका खुद का, मुझे यहाँ पे मेरे सामने 1000 कैरियर बैठे दिख रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, 1000, 2000, 3000 कैरियर। तो मैं क्यों क्यों उनके कैरियर को खराब करूंगा? नहीं कर सकता ना। मेरे पास में बहुत प्रेशर होता है। अब सुबह सुबह ऑलरेडी मतलब कई दिन से क्लास कैंसिल हो रही थी, कभी कोई रीजन, कभी कोई रीजन, कभी कोई रीजन। सुबह सुबह जैसे ही मेरे को पता चला कि आज स्टूडियो में लाइट नहीं है, जो वो वाला स्टूडियो जहाँ पे हमारी टीम बैठती है, आई वॉज लाइक मर गया प्रशांत। मतलब ऐसे लगा मुझे कि अगर आज क्लास नहीं हुई ना, तो चाहे सामने जाके खड़ा होकर दंड बैठक लगा के आनी पड़े मुझे स्टूडेंट्स के, चाहे खुद से क्वेश्चन लिख लिख के मैं वहाँ पे करा दूँ, लेकिन कुछ तो कराऊंगा। फिर मैंने लैपटॉप को अपना खंगाला, तो मुझे ये पीपीटी मिली जो मैंने अपने वीओडी बैच में पढ़ाया था, ठीक है। तो वीओडी बैच में ये पढ़ाया था, तो काफ़ी एडवांस्ड लेवल का उसमें पढ़ा रखा था, ठीक है। इसीलिए फिर मैंने ये वाली पीपीटी ही उठा ली। थोड़ी सी ये एडवांस्ड है, जो चीज़ें जैसे ये वर्ब की सीट, जनरली मैं इसको तब कराता हूँ जब पहले सीट प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, इनको पढ़ के आना, इन पे ये क्वेश्चंस हैं। ये ऐसी वर्ब हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, इनको पढ़ के आना, इन पे क्वेश्चंस हैं। ये इसको हम इस तरीके से कराते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो सारी पीडीएफ पीपीटी सब फंसी रह गई वहाँ पे। मेरे पास सिर्फ यही पीपीटी थी, तो मैंने यही पढ़ाना उचित समझा, है ना। चलो आर टीम हैज एंड विल प्ले वेल। अब देखो अगेन ऐसे ही देखना भाई, एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी आ चुका है। ये देखो हैज है, इसको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये विल है, इसको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म तो आ रखी है, लेकिन हैज के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आ रखी है। इसका मतलब है ये जो प्ले है, ये क्या विल के बाद में काम कर पाए, मतलब विल के बाद में काम कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। लेकिन क्या हैज के बाद में काम कर पाएगी? तो आप कहोगे नहीं कर पाएगी। अगर नहीं कर पाएगी ना दोस्त, तो यहाँ पे हैज के बाद में V3 भी लगा दो। अब V3 लगानी किसकी है? जो वर्ब यहाँ होती है ना, उसी की V3 लगानी है। और यहाँ प्ले है, तो हम प्ले की ही V3 लगा देंगे। क्या? प्लेड। वहां पे हमने बीन क्यों लगाया था? क्योंकि आगे बी था, तो बी की थर्ड फॉर्म लगाई थी। यहाँ पे हमने क्या लगाया है? प्ले है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो हम लिखेंगे आर टीम हैज प्लेड एंड विल प्ले वेल अगेन दिस टाइम। Our team has played and will play well again this time. ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन। वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना तब आंसर करना। वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन। देखो शुड आपका क्या है? मॉडल है। शुड मॉडल है, तो इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अफ्रेड है ना भाई, ये अफ्रेड एक एडजेक्टिव होता है। अब एक बात बताइए, क्या आप शुड के बाद में एक एडजेक्टिव लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो जब भी आपको एक एडजेक्टिव यूज करना हो भाई, तो एडजेक्टिव हम एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं। वो क्या लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पे बी की फॉर्म को यूज करना है। किसकी फॉर्म को? बी की फॉर्म। अच्छा, अगर शुड पहले से लगा रखा है, तो क्या मैं इज लगाऊंगा, आर लगाऊंगा, एम लगाऊंगा, वॉज, वर, क्या लगाऊंगा? आप कहोगे क्योंकि शुड आपका मॉडल है, इसीलिए मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आती है, तो बी लगाना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ठीक है।
वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन। ठीक है, तो अफ्रेड क्योंकि एडजेक्टिव था इसीलिए बी वर्ब की हमको जरूरत पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। चलो भाई आगे। द बॉय वॉज वियरिंग अ श्रंक नाइलॉन शर्ट। देखो ये मैंने क्लास जो वर्ब की थी मॉडल से पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक आपकी वर्ब होती है श्रिंक। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है श्रैंक, इसकी थर्ड फॉर्म बनती है श्रंक, सिकुड़ना। ये इसकी V3 होती है, क्या होती है V3, ये इसकी V2 होती है और ये इसकी V1 होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, एडजेक्टिव की, तो इसका जो एडजेक्टिव बनता है वो बनता है श्रंकन। क्या बनता है भाई, श्रंकन। क्या बनता है, श्रंकन बनता है। अच्छा एक बात बताइए, नाइलॉन शर्ट एक नाउन है, नाउन से पहले आप वर्ब लगाओगे या एडजेक्टिव, तो आप कहोगे कि सर जी एडजेक्टिव की जरूरत है, अगर एडजेक्टिव है तो श्रंकन आएगा। क्या जाएगा, श्रंकन आएगा, श्रंक नहीं आएगा। तो हम कहेंगे द बॉय वॉज वियरिंग अ श्रंकन नाइलॉन शर्ट, श्रंकन नाइलॉन शर्ट। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया क्या, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आई हैड नॉट बीन केयरफुल इनफ आई मे हैव बीन हिट बाय द कार। इफ आई हैड नॉट बीन केयरफुल इनफ आई, देखो ध्यान दीजिएगा बात सारी की सारी पास्ट की, और पास्ट के लिए मे नहीं माइट का यूज करना है आपको। आई माइट हैव बीन हिट बाय द कार। आई माइट हैव बीन हिट बाय द कार। हैव यू ओवरकेम ऑल द डिफिकल्टीज, हैव यू ओवरकेम। ध्यान रखना है आपको, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओवरकेम सेकंड फॉर्म है, हम लिखेंगे हैव यू ओवरकम, हैव यू ओवरकम द डिफिकल्टीज। अब ये डिफरेंस जो अगला क्वेश्चन है ये है ड्रोन का और सिंक का डिफरेंस। देखो ड्रोन का हम यूज तब करते हैं जब कोई डूब के मरता है, और सिंक का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज सिंपली डूब जाती है। अब शिप जो डूबेगी वो मरेगी थोड़ी नहीं, शिप सिर्फ डूबती है। जब कोई वस्तु डूबती है, जब थिंग्स डूबती हैं तो सिंक का यूज करते हैं, और सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द शिप सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, टू द बॉटम ऑफ द सी। तो द शिप सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। ड्रोन का यूज हम तब करते हैं जब कोई डूब के मरता है भाई। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि उससे पहले आपको लिस्ट दे दूं कुछ, जिससे कि आप एक बार पढ़ के जरूर आ जाओ। ठीक है, सिंक्ड नहीं होता है, भानु मारूंगा, सैंक होता है उसकी सेकंड फॉर्म, पढ़ा रखा है ये वाला, तो मारूंगा नहीं तो थप्पड़ बदतमीज। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में इससे आगे के लिए।